नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। कोरोना के मामले हिंदुस्तान में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि दूसरे देशों के मुकाबले यहां पर अभी भी मामले कम हैं। लॉकडाउन के ये दूसरा स्टेज है। 20 तारीख से कुछ रियायतें मिलने वाली हैं कई तरह के उद्योगों को, कई तरह के ई कॉमर्स को, और इन सब के बीच कोरोना के इलाज की नई नई रिसर्च भी चल रही है। एक प्लाज्मा थेरेपी की बात आई है सामने, जिसके लिए दिल्ली के ILBS अस्पताल में इस पर रिसर्च और इसको इस्तेमाल करने की स्वीकृति दी गई है। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में पहले ही प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है एक परिवार के लोगों पर, जिसमें से एक ठीक भी हुए और दूसरे को इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस पर जो रिसर्च चल रही है इस प्लाज्मा थेरेपी, उम्मीद की जा रही है कि इससे बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है कोरोना के ट्रीटमेंट में, क्योंकि वैक्सीन अभी तक नहीं है। दिल्ली का जो ILBS अस्पताल है, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, उसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर SK सरीन, और वो मुख्य सलाहकार हैं दिल्ली सरकार के इस मामले में, कोविड-19 के मामले में। डॉक्टर सरीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है DTV में, और धन्यवाद समय देने के लिए इस समय पर जब बहुत व्यस्तता है आपकी। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है कि ये क्या नई चीज सामने आई है और इसका कितना फायदा होगा। तो पहले जो प्लाज्मा थेरेपी है, आसान शब्दों में वो किस तरह काम करती है और उस पर जो रिसर्च चल रही है वो अभी कहां तक पहुंची है? जैसे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अगर ह्यूमन बॉडी में आता है तो बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है, और प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोटीन्स बॉडी बनाती है उन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। अगेंस्ट द एंटीजन विच इज़ ए वायरस और ए बैक्टीरिया और एनीथिंग सिमिलर, तो एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी जो डिफेंस प्रोटीन्स बनाती है दे आर एंटीबॉडीज़। और अगर ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी में काफ़ी तादाद में हो तभी हम लोग ठीक हो पाते हैं। तो अगर कोविड का कोई मरीज़ या किसी और तरह के इन्फ्लुएंज़ा का मरीज़ अगर ठीक होता है तो उसके अंदर शुरू में वायरस आएगा, वायरस के निकलने के बाद में, और ये निकलना एक तरह से एंटीबॉडीज़ के कारण ही होता है, तो हम जानते हैं कि ये एंटीबॉडीज़ बहुत हाई लेवल की होंगी। और ये कोई नई थेरेपी नहीं है, ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें जो आदमी रिकवर हो गया है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ अगर हाई हैं, अगर वो हम किसी और को दे दें जो कि भी अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में है पर सीरियस है, तो हो सकता है कि वो वायरस को न्यूट्रलाइज कर ले। और इसलिए हम लोग ये चाहते थे कि जो लोग रिकवर कर रहे हैं वो अगर कंसेंट दें, वो ये समझें कि भाई हम उनकी ब्लड टेस्ट करें तो उसका प्लाज्मा लिया जा सकता है। अब इसके अंदर सिंपल सी बात यह है कि प्लाज्मा इज़ नॉट गिविंग ब्लड डोनेशन। प्लाज्मा में एक मशीन होती है, जैसे मेरा ब्लड लेंगे तो उसमें से ब्लड सर्कुलेट करेगा, प्लाज्मा निकाल लिया जाएगा, बाकी RBCs, WBCs जो भी और सेल्स हैं वो वापस बॉडी में आ जाएंगे, तो ऐसी कमज़ोरी नहीं आती। और उस प्लाज्मा को हम चेक करेंगे कि हाँ भाई एंटीबॉडीज़ काफ़ी अच्छी तादाद में हैं, तो उस आदमी को दे सकते हैं जो कि कोरोना से अभी ग्रसित है। तो ये एक प्रयोग की तरह से 2-3 जगह वर्ल्ड में हुआ, और उसमें इनिशियल रिजल्ट्स, मतलब बिगिनर्स लक समझ लीजिए कि उसमें बेनिफिट मिला। तो हम लोगों ने एक रिसर्च प्रपोजल, और हमारी जो डॉक्टर है डॉक्टर मीनू बाजपेयी, और मौलाना आज़ाद में जो फिजिशियन है एक्टिंग HOD डॉक्टर सुरेश कुमार, उन्होंने मिलकर एक प्रपोजल बनाया। मैं तो सिर्फ ILBS की तरह से उन्हें सपोर्ट करने के लिए हूँ कि हाँ, अगर ऐसे मरीज़ जो रिकवर हो गए हैं, जिनके 21 दिन हो गए हैं और वायरस ख़त्म होता जा रहा है, जिनके अंदर से नेगेटिव हो गया है, उनको हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ब्लड डोनेट करें। तो डोनेशन यहाँ होगा, उसका प्लाज्मा का एंटीबॉडी लेवल क्या है, क्या ये एक अच्छी ड्रग बन गई है, और उसके बाद में हम ड्रग प्रिपेयर करके, एक प्लाज्मा प्रिपेयर करके मौलाना आज़ाद के एक्सपर्ट्स को देंगे, जो उनके अंडर सुपरविजन जो मरीज हैं, जो सिक हैं। अब सिक कौन सा मरीज़ है? अब जिस आदमी को बुखार नहीं, खांसी नहीं, जो वैसे ठीक है, उसको नहीं देना है जी। हाँ, जिसका रेस्पिरेशन अगर 30 से ज़्यादा है हर मिनट में, या उसकी हालत ऐसी है कि ऑक्सीजन लेवल लंग्स का कम होता जा रहा है, 93% से कम है, या लंग्स में CT में या एक्सरे के अंदर उसके निमोनिया, सीरियस निमोनिया के फीचर्स हैं, ऐसा लगता है कि ये नहीं बचेंगे, ऐसे व्यक्ति को अगर हम बल्कि इससे थोड़ी अर्ली स्टेज में भी प्लाज्मा दें
तो हो सकता है वो बेटर हो। पर साइंस ऑलवेज नीड्स ट्रुथ, इट हैज़ टू बी क्लियर ट्रुथ। सो एक ग्रुप के अंदर हम प्लाज्मा जो कि हम मरीज से लेंगे जो कि रिकवर हो गया है कोरोना का, और एक में दूसरा प्लाज्मा। अब ये देखा जाएगा कि जिस व्यक्ति को मिला वो व्यक्ति बेटर हुआ, हो सकता है ना भी हो सकता है वर्स भी हो जाए, बिगड़ भी जाए। तो ये शुरू में 10 मरीजों में ट्राई करने के लिए हम लोगों ने अनुमति मांगी जी, और ड्रग कंट्रोलर जनरल ने हमें परमिट किया कि ये शुरू करें। तो अब विदिन मेरा ख्याल है 2-3 दिन में कोशिश कर रहे हैं कि डोनर्स मिल जाएं, और डोनर्स भी कैसे होने चाहिए जिन्हें नुकसान नहीं करना है हमें। डोनर्स की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तो डोनर जिस की व्यक्ति को सेफ्टी का लेंगे क्या वो हेल्दी होना चाहिए, भाई उसको बीपी है। डॉक्टर सरीन, जो लोग रिकवर किए हैं उनको हाँ, अगर उसका किसी तरह आंकलन की ऐसे और करेंगे। बीमारी नहीं हो, आप कह रहे हैं यानी कि किसी तरह की अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन नहीं है, वो स्वस्थ हैं, तो वो डोनर बन सकते हैं। और दूसरे इसके लिए जो जरूरी एक और चीज समझ में आती है वो आप एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है बीमार होने पर, किसी भी किस्म की बीमारी हो, तो एंटीबॉडी टेस्ट किट्स की भी जरूरत इसमें अगर होगी, उसकी भी यहाँ पे कमी थी, उसकी भी जरूरत काफी पड़ेगी इसके लिए। You are absolutely brilliant and you have caught the right things। पहली बात तो डोनर की सेफ्टी में उसकी एज 60 से ज़्यादा नहीं हो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर, ज़्यादा मोटापा, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें ज़रा सा भी रिस्क हो वो नहीं लेंगे जी। ब्लड डोनेशन से कभी कुछ होता नहीं है, पर यू नेवर नो। और ऐसे व्यक्ति को जो 18 से ऊपर भी है और हेल्दी लगता है और एग्री करता है, वेट भी पतला दुबला बहुत ज़्यादा नहीं हो, उसका ब्लड लेंगे, 300 से 500 ml तक प्लाज्मा इकट्ठा करेंगे और फिर हम उसको देंगे। हाँ, एंटीबॉडी की किट्स अब आ गई हैं, उसमें हम लोग उसको डाइल्यूट करके देखेंगे कि हाँ भाई, अगर इसका एंटीबॉडी लेवल हाई है मीन्स ही इज स्ट्रॉन्ग, हिज एंटीबॉडीज कैन क्योर ए पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी के लिए अगर ऐसा प्लाज्मा चला जाए तो ऐसी उम्मीद है कि ये बेनिफिशियल होगा। हर एक प्लाज्मा में वो दम नहीं हो सकता जी। तो जिस व्यक्ति की प्लाज्मा में एंटीबॉडी के लेवल हाई हैं तो वो हम यहाँ टेस्ट करेंगे, उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, तब हम प्लाज्मा थेरेपी की तरफ आगे बढ़ेंगे। और ये दिल्ली के मैक्स अस्पताल में जो और मामला इसमें आया, रिस्क हो सकते हैं, जिसको अगर आपने जैसे 1 मिनट और, जिस व्यक्ति को हम देंगे प्लाज्मा उसमें भी रिस्क हो सकता है। जैसे मुझे प्लाज्मा मिल रहा है, किसी को भी ब्लड देते हैं तो ब्लड से रिएक्शन हो सकती है, प्लाज्मा से रिएक्शन हो सकती है, तो उस सबको बड़ी क्लोजली मॉनिटर करना होगा कि जिसको मिल रहा है प्लाज्मा, जो रेसिपिएंट है वो भी सेफ रहे। उसके सारे पैरामीटर्स देखेंगे और पैरामीटर्स देखेंगे कि हाँ भाई ये वेंटिलेटर पे जाने वाला था पर इस थेरेपी से वो बच गया, और जिसमें हमने प्लेसिबो इफेक्ट दिया, जिसके अंदर की एंटीबॉडी नहीं है, वो आदमी अगर नहीं ठीक हो रहे हैं तो लगता है ये ठीक हो रहे हैं, तो हो सकता है कि ये पद्धति इलाज की बेटर है जी। पर दोनों अगर सेम निकलते हैं तो लगता है कि ये फायदेमंद नहीं है जी। क्योंकि कोई एंटीवायरल नहीं है, कोई और ड्रग्स अवेलेबल नहीं जिससे वायरस मर जाए। तो यही एक तरीका है कि वायरस को कैसे न्यूट्रलाइज या डाइल्यूट करें। बिल्कुल डॉक्टर सर, ये जैसा आपने कहा कि बहुत शुरुआती अभी ये स्टेज है, चूंकि कोई वैक्सीन, कोई दवा अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसकी कोशिश की जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि एक बिल्कुल रामबाण हो जाए कि प्लाज्मा थेरेपी से सब लोग ठीक हो जाएंगे। और दूसरे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ बहुत गंभीर पेशेंट्स जो कि वेंटिलेटर पर जाने की स्थिति में हो, उनके केस में ये किया जाएगा। मैक्स अस्पताल में एक परिवार के कुछ लोग भर्ती हुए, उसमें भी हमने देखा कि एक जो वहाँ पे शख्स गए थे उन पे ये काम नहीं किया, उनके ऊपर ये प्रयोग किया गया प्लाज्मा थेरेपी का, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति हैं, परिवार के बेटा शायद, वो इससे थोड़ा रिकवर हो रहे हैं। तो मैक्स अस्पताल में ये भी ट्राई किया गया। जैसे डॉक्टर सरीन, ये जाहिर होता है कि एक ये मिला जुला सा अभी प्रयोग है, ज़रूरी नहीं है कि इससे ठीक हो ही जाए। आपने ये वाले इस केस के बारे में तो सुना ही होगा जो मैक्स अस्पताल में हुआ है। जी हाँ, मैंने सुना है, और ये कई बार हम लोग जो हैं साइंस में बिगिनर्स लक है, शुरू के मैंने 3 पेशेंट किए, अच्छे हो गए। मैं मैक्स वालों को बधाई दूंगा कि उन्होंने तैयारी करी, ये चांस लिया। बट इन ए साइंटिफिक रेंडमाइज ट्रायल, रेंडमाइज का मतलब है मुझे ये नहीं मालूम कि अगले मरीज को क्या मिलेगा, मैं अपनी पसंद से उसको प्लाज्मा नहीं दे सकता या पसंद से कॉन्वैलिसेंट नहीं दे सकता। वो कंप्यूटर जेनरेटेड नंबर से साइंटिफिक मेरिट के ऊपर उसे क्या मिलेगा वो देखा जाएगा।
और हाँ, अगर इन 10 के अंदर इनिशियली इफ वी आर लकी, इफ इज गॉड एंड द प्रोविडेंस इज विद अस, then I think it can open up a new chapter in therapy till we get vaccines or antivirals available. There is probably no other method. Everybody is trying in the world कि कोई तरीका, कोई सुराग मिल जाए, वायरस की किसी रेप्लिकेशन साइकिल को रोकने के लिए कोई दवा मिल जाए, पर एज ऑफ नाउ वी आर नॉट देयर. तो आई थिंक दिस इज प्रोबेबली वन वे, एंड आई थ्रू यू वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जो लोग रिकवर हुए हैं, प्लीज़ आप ये सोचिए कि आप तो रिकवर हो गए, आपके ऊपर भगवान की दया थी, पर जो दूसरा रिकवर नहीं हो रहा है, तो क्या आप उसके लिए ब्लड डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन करें. और अगर आप करें एनडीटीवी के माध्यम से, आपके चैनल के किसी नंबर के माध्यम से अगर वो लोग आप तक कांटेक्ट करें तो हमें बताएं, हम लोग जा करके उनसे रिक्वेस्ट करके उनका अगर ब्लड डोनेशन की स्टेज में है तो लेंगे. और फिर जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सिक हैं इस सिटी में, उन सब के लिए ये हो सकता है मेथड. और हम मौलाना आज़ाद के जो बड़े एक्सपर्ट लोग हैं इसके लिए सब तैयार हैं. वी जस्ट नीड डोनर्स नाउ. जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. डॉक्टर सरीन ने अपील की है, मैं उसे दोहराना चाहती हूँ. एनडीटीवी के माध्यम से डॉक्टर सरीन ने आप सबसे ये गुजारिश की है कि जो लोग ठीक हुए हैं वो आगे आ सकते हैं. जो स्वस्थ लोग हैं, जो कोविड-19 से ठीक हुए हैं, वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आ सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं, ILBS अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं एनडीटीवी के माध्यम से भी. और इसकी तैयारी पूरी है, पर डोनर्स की ज़रूरत है ताकि प्लाज्मा कलेक्ट किया जा सके, जिससे इलाज हो सके बाकी लोगों का. बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सरीन, हमें समय देने के लिए. तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इसके बारे में डॉक्टर सरीन ने आपको बताया है. इस पर जो रिसर्च चल रहा है, पर इसमें डोनर्स की ज़रूरत है. और अब हमारे साथ दूसरे मेहमान जुड़ रहे हैं. कोविड-19 की लड़ाई में तमाम तरह के मोर्चे पर यह युद्ध जारी है. आपकी अपनी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है. किस तरह से सुरक्षा करें, किस तरह से एहतियात बरतें, इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. हमारे साथ जुड़ रहे हैं ललितेश कतरागड़ा जी, जो कि फाउंडर हैं इंडीहुड के और को फाउंडर हैं गूगल इंडिया के, और सलाहकार हैं सरकार के आरोग्य सेतु ऐप पे. आरोग्य सेतु ऐप जो है वो हम आप तमाम बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा. हम अपने स्क्रीन पर दोबारा आपको दिखाना भी चाहेंगे कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो किस तरह का है, उसमें किस किस तरह की जानकारियां हैं. ललितेश जी, आरोग्य सेतु ऐप के पीछे सोच क्या रही, इससे किस तरह का फायदा, संक्षेप में पहले जानना चाहते हैं. बहुत सारे सवाल लोगों ने ट्विटर पे भेजे हैं, फेसबुक पर भेजे हैं, आपसे पूछना चाहते हैं लोग. पर अगर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें तो क्यों करें, इसको क्यों बनाया गया, इससे क्या फायदा है? इसके 3 फायदे हैं नगमा जी. एक तो है कि जैसे आप डाउनलोड करें, आप अपना सेल्फ असेसमेंट ले सकते हैं. आप कुछ क्वेश्चंस आंसर करके ये डिटरमिन कर सकते हैं आप या आपके घर में बुजुर्ग ठीक हैं कि उनको टेस्ट करवाना है कि कुछ सावधानी बरतनी है. और वो सिंपल क्वेश्चंस, चैट के क्वेश्चन से बता देता है कि आप सेफ हैं कि कुछ करना है. दूसरी चीज़ करती है आरोग्य सेतु, ब्लूटूथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग. जैसे आप आरोग्य सेतु ऐप डाउन करें, आपके परमिशन लेके ब्लूटूथ ऑन कर देती है, और जब भी आप किसी से मिले जिनका भी पास आरोग्य सेतु ऐप हो, रिकॉर्ड कर देता है कि आप कितने पास में उनके रहे और कितने देर रहे. और हो ना हो जिससे आप मिले उनको इन्फेक्शन हो तो आपको तुरंत इत्तला कर देते कि आप शायद उनके पास थे, एल्गोरिदम यूज़ करके, सभी को नहीं, जो बहुत पास थे और टाइम स्पेंड किया, उन आपको एल्गोरिदम यूज़ करके इत्तला कर देती है कि आप इनके पास कोई आपके पास था जिनको इन्फेक्शन हुआ है, तो आप थोड़ा सावधानी बरतिए, या और बहुत पास रहे तो टेस्ट कर लीजिए. तो इससे ये होता है कि सबसे पहले आपकी फैमिली सेफ हो जाती है, बिकॉज आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं. और दूसरी बात यह है कि आपको जितना जल्दी टेस्ट हो उतना जल्दी आपको ट्रीटमेंट मिलता है, और जितना जल्दी ट्रीटमेंट मिलता है उतने लोग ठीक होते हैं. जी, बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे हैं जो एक ब्रेक के बाद हम लेना चाहेंगे. पर एक सवाल ट्विटर पे आया है, आई एम सद्दाम ट्विटर हैंडल है इनका, और इन्होंने सवाल भेजा है कि आरोग्य सेतु ऐप हमें कैसे सुरक्षित रखती है, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं. मामला काफ़ी सिंपल है. आप ये ऐप डाउनलोड करें, आपके फैमिली में जो भी बाहर जाता है वो डाउनलोड करें, और जिससे भी आप मिलेंगे ये लॉकडाउन बंद होने के बाद, या आपके घर में आने वाले मेड या ड्राइवर हो, या आप काम में ऑफिस में जिनसे भी मिलें, जिनके भी साथ आप काम करते हैं, उनको एनकरेज करके आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, तो ये एक डिजिटल इनोकुलेशन जैसा हो जाता है.
बिकॉज वो लोग सेफ रहेंगे तो आप भी सेफ रहेंगे, और ये आरोग्य सेतु सबको सेफ इनके सवाल का अगला हिस्सा जो है जुड़ा हुआ है कि अगर ये सही है कि आपको सुरक्षित रखता है तो फिर डॉक्टरों को किट्स और पीपी सैनिटाइजर की क्या जरूरत है। मुझे पता है कि ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, पर मतलब इसका मतलब कि लोगों में ये मिस इन्फॉर्मेशन भी है। उनको ये लग रहा है कि ये हम आपको बता दें कि ये सैनिटाइजर या पीपीई किट्स को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, ये आपको अपनी जानकारी और अपनी अवेयरनेस के लिए है। ललितेश जी। बिल्कुल जी, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जब इसके बारे में बात किया था 7 स्टेप बोले थे, इसमें से एक ही है। तो आपको सिर्फ फिर भी हाथ धोना पड़ेगा 20 सेकंड, फिर भी मास्क लगाने पड़ेंगे जब आप बाहर जाएंगे, लोगों से दूर रहने पड़ेंगे। ये और एक लेयर ऑफ सेफ्टी है, बिकॉज ये महामारी है जो इतनी जल्दी फैलती है और ये एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड होता है। हमको सिम्टम्स आने से पहले स्प्रेड हो जाता है, इसलिए वो प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। जी शुक्रिया आपका ललितेश जी। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, हम लौटेंगे आपके पास। बहुत सारे सवाल हैं आरोग्य सेतु के बारे में, लोग जानना चाहते हैं। हम लोग में एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ ललितेश जी जुड़े हुए हैं। आरोग्य सेतु ऐप पर उन्होंने सलाह दी है सरकार को, तो उनसे और भी सवाल पूछेंगे और उसके बाद हमारे साथ उद्योग से जुड़े भी कई लोग होंगे। हम लोग में एक ब्रेक के बाद। और हमारे साथ ललितेश जी जुड़े हुए हैं जो कि एडवाइजर हैं सरकार के आरोग्य सेतु ऐप के मामले में। और हम आरोग्य सेतु की बात कर रहे हैं। ट्विटर पे जो सवाल आए हैं उसमें से प्रशांत सिंह का ये सवाल है कि आरोग्य सेतु ऐप में खान पान और व्यायाम की जानकारी भी होनी चाहिए, क्या इस तरह की कोई जानकारी है इसमें? अभी तो थोड़ी है, लेकिन अभी आगे जाके प्लान है कि हर दिन हम हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो व्यायाम, खान पान और जो भी ध्यान देना है उनके इन्फॉर्मेशन लेके हम विजुअल बना के भेजेंगे। जी। और योगेश्वर शर्मा ये जानना चाहते हैं कि जो जानकारी ऐप में दी जाएगी उसी के आधार पे रिजल्ट देगा, लेकिन आप इसे डाउनलोड करते हैं तो आपकी मूवमेंट तमाम चीजें ट्रैक होती हैं, तो प्राइवेसी और डेटा का सवाल भी इसमें है। जरूर जी, प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने काफी स्टेप लिए हैं। तो ये उससे पहले मैं एक बता दूं कि सिर्फ आपके क्वेश्चंस और आंसर्स के मुताबिक ये रिजल्ट देता है ज़रूर, लेकिन ब्लूटूथ ट्रेसिंग यूज़ करके और जीपीएस यूज़ करके भी ये रिजल्ट्स क्रिएट करता है कि आप किसी के पास आए थे जिनकी बाद में इन्फेक्शन हुई, तो आपको रिस्क करके वो भी बताता है, उसके वजह से भी कलर बदलता है। लेकिन प्राइवेसी की जो बात है, हम 2 टेक्निकल स्टेप ले चुके हैं और 3 लीगल स्टेप ले चुके हैं। टेक्निकली हमने ये क्या किया है कि जो इंफॉर्मेशन ब्लूटूथ का, जीपीएस का जो कलेक्ट करते हैं वो ऐप में रहता है, और सिर्फ जब भी आपको इन्फेक्शन हो, वो भी आईसीएमआर ने बताया हमको कि इनको इन्फेक्शन हुआ है, तब आपका इन्फॉर्मेशन जाके सर्वर में डाउनलोड होता है एनालिसिस के लिए कि किसी और को रिस्क हुआ है कि नहीं, या आपको बहुत रिस्क हुआ है, हाई रिस्क हुआ है, आप किसी के कांटेक्ट में आए थे, तो तब लेता है। 100 में से 99 लोगों का इन्फॉर्मेशन कभी जाता नहीं है सर्वर में। 100 में से 1 लोगों का, शायद जिनको रिस्क हुआ हो या इन्फेक्शन हो, उनको उनका इन्फॉर्मेशन जाता है। और दूसरी टेक्निकल प्रिकॉशन हमने ये ली है कि जो सर्वर इंफॉर्मेशन में जाता है या रहता है वो आपके प्रोफाइल से जुड़ा होता है, लेकिन वो सिर्फ तब जोड़ते हैं कि जब आपको इन्फेक्शन हुआ हो। इन्फेक्शन होने तक वो आपका प्रोफाइल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होता है और ये डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन जो होता है वो सेपरेट रखते हैं। जी। और दीपक हाके का सवाल ये है कि वो जानना ये चाहते हैं कि उनके राज्य और शहर में रोज कितने कोरोना टेस्ट होते हैं, ये उनकी जानकारी चाहिए। सरकार के पास कोरोना को रोकने के लिए क्या क्या संसाधन हैं, इस तरह की जानकारी चाहिए। ये जानकारी जो है वो आरोग्य सेतु ऐप से किस तरह मिलेगी? क्या ये पता चलता है लोगों को कि अगर मैंने डाउनलोड कर लिया और हम मान लीजिए हम जैसे दिल्ली में हैं तो दिल्ली में कितने टेस्ट हो रहे हैं, इस दिल्ली में सरकार के क्या संसाधन हैं, ये तमाम चीजें क्या मुझे पता चलेंगी अगर आरोग्य सेतु ऐप मेरे पास हो? तो हम धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। तो हम हमारे जो दिल्ली में है, जो भी टेस्ट सेंटर है, आप खोलेंगे तो टेस्ट सेंटर के लोकेशन दिखाई देंगे, और दिल्ली के तो जो केसेस की जो लिस्ट है, नंबर ऑफ केसेस इन दिल्ली, वो भी आपको दिखाई देगी। और जहां तक कि कितने लोगों ने डाउनलोड किया है दिल्ली में, वो अभी दिखाते नहीं है, लेकिन वो भी आएगा। जी। एक आखिरी सवाल के
इससे ये जो आरोग्य सेतु ऐप एडवाइस किया आप लोगों ने, जो बना है, लोग उसे डाउनलोड कर रहे हैं, बहुत सारे सरकारी स्कूलों वगैरह में भी बताया गया कि लोग डाउनलोड करें, पर उससे किस तरह मदद मिलती है सरकार को? किस काम में मदद मिल रही है? डेटा इकट्ठा करने में? कैसी जानकारी सरकार के लिए किस तरह से हेल्पफुल है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने नगमा जी, क्योंकि ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सारी काम सरकार कर रही है, तो सरकार को हेल्प मिलेगा तो हमको हेल्प होगा। सो इससे सरकार को दो हेल्प मिलता है। जब कोई भी किसी को जब इन्फेक्शन हुआ हो, सबसे पहला काम जो हमारे ग्राउंड में ऑफिसर्स, हेल्थ मिनिस्ट्री के और सर्वेलेंस ऑफिसर्स जो काम करते हैं, वो जाके जिनको इन्फेक्शन हुआ उनको उनसे पूछते हैं कि आप किस किस से मिले थे लास्ट 10-15 दिन में, और उनसे ट्रेसिंग करके उन लोगों को भी सतर्क कर देते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, उनको आइसोलेट कर लेते हैं, बिकॉज वो भी उनको इन्फेक्शन हुआ हो सकता है, वो भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये ऐप का ये, और वो एक आदमी का इन्फेक्शन हुआ तो ऐसे 4-5 लोग मिलते हैं जिनका ट्रेसिंग होता हो, और वो मैनुअल ट्रेसिंग करते हैं इसे। ये आरोग्य सेतु ऐप जब आप डाउनलोड करें और यूज़ करें, और बाकी सब भी यूज़ करें, तो सरकार को ये हेल्प मिलता है कि जिनका इन्फेक्शन हुआ हो उनका इन्फॉर्मेशन से हमको 10 से 20 तक लोग मिल रहे हैं जिनका ट्रेस इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा हो। तो सरकार का काम आसान हो रहा है, मैनुअल काम कम हो रहा है, और उसका इफेक्टिवनेस 2 to 3 टाइम्स बढ़ रहा है। और दूसरी तरह सरकार को ये मदद मिलती है कि जो जीपीएस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जी, सपोज 4-5 लोग एक जगह इकट्ठा हुए, उनको इन्फेक्शन आया हो, और वो लोकेशन के बारे में किसी को पता नहीं होगा कि वहाँ इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, लेकिन बिकॉज आप आरोग्य सेतु ऐप लेके वहाँ गए थे और वहाँ से लोगों को इन्फेक्शन हुआ हो, तो वो सिस्टम को तुरंत पता चल जाता है कि वो एरिया डेंजरस है, उसको जाके साफ करवाना है और वहाँ के लोगों को सतर्क करना है जी। तो ये दो चीज सरकार को सहायता मिलती है। तो एक तरह से सर्वेलेंस में, निगरानी रखने में भी सरकार को मदद करती है। ललितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवाल लोगों के थे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कुछ सवाल जो हमने लिए उससे बहुत सारे जो संशय है, जो शक हैं, वो दूर भी हुए होंगे। बहुत शुक्रिया आपको, आपका इस बातचीत के लिए। और हमारे साथ और लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है कि लॉकडाउन में काम भी बंद है, आमदनी भी बंद है, तो किस तरह से अब जो अर्थनीति है वो इस जाम में से निकलेगी, और बहुत सारे ई कॉमर्स को जो इजाजत मिल रही है, कैसे काम आगे बढ़ेगा। इस दौरान कैसा काम चल रहा था। हमारे साथ कमल ज्ञानचंदानी जुड़ेंगे, जो सीईओ हैं पीवीआर पिक्चर्स के, संचित गौरव, फाउंडर और सीईओ हाउस जॉय के, और प्रवीण खंडेलवाल, जो सेक्रेटरी जनरल हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग में, और लौटकर इनसे चर्चा करेंगे। और हम सब जान रहे हैं कि लॉकडाउन है, हम अपने अपने घरों में बंद हैं। लॉकडाउन का ये दूसरा फेज है। ये लॉकडाउन इसलिए जरूरी है ताकि संक्रमण ना बढ़े। जिन देशों ने इतना लॉकडाउन सख्ती से नहीं लागू किया, वहां पे हालात ज्यादा खराब हैं। लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ एक बड़ी फिक्र है काम धंधे की, अर्थव्यवस्था की, अर्थनीति की। आखिर इस लॉकडाउन में जो अर्थनीति का चक्का जाम है वो कैसे चलेगा? काम धंधा लॉक है, आदमी भी लॉक है। हमारे साथ जो तमाम लोग इस वक्त जुड़ रहे हैं उसमें मौजूद हैं कमल ज्ञानचंदानी, जो सीईओ हैं पीवीआर पिक्चर्स के, संचित गौरव, फाउंडर एंड सीईओ हाउस जॉय, और प्रवीण खंडेलवाल, सेक्रेटरी जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। कमल ज्ञानचंदानी, आप पीवीआर पिक्चर्स के सीईओ हैं। मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, ये तमाम चीजें बंद हैं, दुनिया भर में बंद हैं। अब जो एग्जिट प्लान होगा लॉकडाउन से बाहर आने का, तो धीरे धीरे चीजें खुलेंगी। अभी तो एसेंशियल आइटम्स और इन तमाम चीजों को रियायतें मिल रही हैं, लेकिन एक हमने देखा हाल में कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट ये खबर आई कि एक बेचारा लड़का जो पिज्ज़ा डिलीवर करता था, उसकी वजह से संक्रमण हुआ अस्पताल से। उसकी वजह से कई परिवारों में वो वहाँ गया, उन सब की जांच होनी पड़ी, क्वारंटीन में उन्हें रखना पड़ा। तो ये खतरा जो बना हुआ है, सावधानी बेहद बरतने की ज़रूरत है। तो लोगों में दोबारा जब मॉल्स खुलते हैं या धीरे धीरे खुलेंगे, तो मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, इसमें बहुत सावधानी की जरूरत होगी कि संक्रमण ना फैले। एयर कंडीशनड होती हैं ये तमाम जगहें। लोगों का विश्वास वापस जीतना, 100% कंप्लायंस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के बाद वायरस खत्म हो गया अचानक से। तो इसके क्या प्लान हैं, क्या आप लोगों की रणनीति होगी? नगमा जी, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अब लॉकडाउन 3 मई को खत्म होगा, और गवर्नमेंट ने अभी तक ये
डिसीजन नहीं लिया है और ना शेयर किया है कि सिनेमाज और बाकी जो मॉल्स और जो फूड एंड बेवरेज के रेस्टोरेंट्स और जो बाकी और फूड कोर्ट और इस तरह की चीजें हैं वो कब खोलने की गवर्नमेंट इजाजत देगी, वो अभी तक शेयर किया नहीं है। पर हम लोगों ने प्लानिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। और जैसे गवर्नमेंट ने, पहले तो मैं गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहूंगा, जो आप बोल रहे थे बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट ने काफी डिसाइसिव होके लॉकडाउन सही टाइम पे हमारे देश में लागू किया। और उसके वजह से आज जो हमसे कम जनसंख्या वाले देश हैं और हमसे ज्यादा कहीं विकसित देश हैं, उनके 50 से 60 गुना ज्यादा केसेस हो रहे हैं और हमारे केसेस अभी भी काफी हद तक कंट्रोल में है। जी। तो जो कंसर्न गवर्नमेंट ने दिखाई है, जो डिसाइसिवनेस गवर्नमेंट ने दिखाई है, बिजनेसेस भी काफी कंसर्न है और वो भी काफी डिसाइसिव होके इस पूरे मुद्दे के ऊपर डिसीजंस ले रहे हैं। हम लोग वैसे भी पीवीआर चेन जो है, सफाई और सैनिटाइजेशन के ऊपर, हाइजीन के ऊपर काफी हमारा ज्यादा ध्यान था। बट अब क्लियरली वो ध्यान को हमें और बढ़ाना पड़ेगा, हमारे स्टैंडर्ड्स को हमें और इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो डीप क्लीनिंग है, चाहे वो सिनेमा के जिन्हें हम बोलते हैं कि फ्रंट एरियाज, जो कस्टमर फेसिंग एरियाज हैं, वहां पे अच्छे तरीके से क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंटली करनी पड़ेगी। जो नेसेसरी मटेरियल्स हैं, केमिकल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हमें एडवाइस करेंगे, उनको यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा हमें टेम्परेचर चेक्स भी करने पड़ेंगे, क्योंकि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है इन्फेक्शन का, वो है फीवर। तो चाहे हमारे कस्टमर्स हैं, चाहे हमारे एम्प्लॉयज हैं, सप्लायर्स हैं, सबका हम चेक करेंगे। और अगर किसी का फीवर है, उनको हम एंट्री के लिए मना भी करेंगे और उनको इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन के लिए भी डायरेक्ट करेंगे। साथ में अपने स्टाफ को भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे कि फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, कस्टमर्स के साथ भी और खुद आपस में भी, जो बाकी कॉलीग्स हैं उनके साथ भी सेफ डिस्टेंस हो। सीट्स के ऊपर भी हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से, अगर एक फैमिली 3 या 4 लोगों की आती है और इकट्ठे बैठती है, तो किस तरीके से हम उनके दोनों तरफ की जो सीट्स हैं वो खाली छोड़ सकें। और ये एक टेम्पररी मेजर होगा, ताकि जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हमें बिजनेसेस को, हमारे जैसे बिजनेसेस को और बाकी जितने भी बिजनेसेस हैं, उनको कस्टमर का कॉन्फिडेंस दोबारा जीतना पड़ेगा। लोगों को आश्वासन देना पड़ेगा कि सेफ्टी और सेफ्टी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेसेस के लिए। इस लॉकडाउन पीरियड में जितने भी एंटरटेनमेंट, लेजर, टूरिज्म, हॉलिडे, इस तरह के बिजनेसेस हैं, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल। क्योंकि तो आप कह रहे हैं कि अब जब खुलेंगे भी तो ये एहतियात आप रखेंगे कि डीप सैनिटेशन हो, सफाई हो, मास्क वगैरह का भी देखना होगा कि इस ज़रूरत होगी कुछ दिनों तक, सीट्स के बीच में गैप की भी ज़रूरत होगी। तो ये तमाम चीज़ें चाहिए होंगी। हमारे साथ संचित गौरव भी जुड़े हैं, जो फाउंडर हैं, सीईओ हैं हाउस जॉय के। और हाउस जॉय भी इस समय आगे आया है कि जो काम वो करता है उससे आगे बढ़ के वो ग्रोसरी और ज़रूरी चीज़ों की डिलीवरी भी करे। तो इन ज़रूरी चीज़ों की जो डिलीवरी है उसमें किस तरह की चुनौतियां हैं आपको संचित गौरव, और किस तरह के एहतियात की ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी डिलीवरी रुक नहीं सकती, वहाँ पे ख़तरा बना हुआ है। अब एक मिसाल सामने आई है पिज़्ज़ा डिलीवरी की, वो एक मिसाल है, लेकिन ऐसा हो ना, हम ये सब चाहते हैं, पर बहुत एहतियात इसमें चाहिए। तो जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, जो लोग डिलीवर कर रहे हैं, इसमें जुड़े हुए हैं, वो बहुत मेहनत का और बहुत बहादुरी का काम तो कर ही रहे हैं, पर उनकी सुरक्षा, सेफ्टी, जहां वो जा रहे हैं वो, तो किस तरह आपके बिजनेस पर इसका असर भी पड़ा है और क्या आप लोग एक्स्ट्रा स्टेप्स ले रहे हैं? और थैंक्स नगमा फॉर हैविंग मी हियर। सो बेसिकली as a house joy, we actually what you have said, started a grocery services essential that we have started. We also started a fumigation services, as fumigation is very much needed for every businesses once it lockdown is up. So come back to your question about the groceries, right? We started. So हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं, डे टू डे हम लोग उनकी फीवर्स चेक करना, उनको सैनिटाइजर्स, मास्क प्रोवाइड कराना,
और उनको ट्रेनिंग देना कि जब वो डिलीवरी करने जाएं तो क्या डिस्टेंस मेंटेन करनी है, और जब वो डिलीवरी करने पहुंच रहे हैं उस जगह पे जो अपने वो सामान लेके जाते हैं डिलीवरी करने के पहले, उनको सामान टच करने के पहले क्या सैनिटाइजर, किस लेवल की सैनिटाइजर्स यूज करनी है, कितने % ऑफ अल्कोहल होने हैं उसमें, ये सारी चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है। किस डिस्टेंस से वो कस्टमर से बात करें और कहाँ पे सामान को छोड़ के आए, ये सारी ट्रेनिंग हम रेगुलर तरीके से अपने सारे डिलीवरी पार्टनर को देते जा रहे हैं। और सारे डिलीवरी पार्टनर जो हमारे प्रोडक्ट जिस जगह से लेके आ रहे हैं वहां से हमारा सैनिटाइजेशन स्टार्ट होता है टिल दी डोर स्टेप। जब हम डिलीवर करते हैं तब तक ये सैनिटाइजेशन हम पूरी तरीके से करते हैं। और रही बात हमारी बिजनेस इम्पैक्टेड, तो ये वर्टिकल हमने इसलिए भी स्टार्ट किया है बिकॉज हमारे काफी टेक्नीशियंस, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियन जिनकी आज जॉब चली गई है हमारी ये सर्विस बंद होने से, तो उनको ये काम मिल जाए। और जो एसेंशियल सप्लाई जिस हमारी गवर्नमेंट ने जिनको लॉकडाउन कर दिया है जिस स्टेट्स को, तो लोग बाहर नहीं जा सकते, जिसको एसेंशियल मिल नहीं सकती, तो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स दे आर ऑन ग्राउंड, दे आर फाइटिंग इट एवरी डे टुगेदर। और हमारी यही कोशिश है कि हर एक एसेंशियल छोटी से छोटी वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज हर एक घर में पहुंचाई जाए। जी, प्रवीण खंडेलवाल जी, एसोचैम का भी बयान आया है कि रोजगार की सुरक्षा बहाल की जाए। आप कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सेक्रेटरी जनरल हैं। ई कॉमर्स को तो इजाज़त मिली है, डिलीवरी, होम डिलीवरी ऑफ एसेंशियल गुड्स, पर आपके क्षेत्र में सरकार से आप लोगों को किस तरह की राहत की उम्मीद है या ज़रूरत है? क्योंकि नुकसान बड़ा है। तमाम लोग जो हैं, जहाँ पे आपके कर्मचारी भी होंगे, उनके वेतन भी जाते हैं, पर बिजनेस नहीं है, तो इसमें सरकारी मदद की भी ज़रूरत होगी। इससे उबरने के लिए आपकी समस्याएं इस समय क्या हैं? नगमा, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और पूरे देश में 1.5 करोड़ व्यापारी हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज में डील करते हैं, लेकिन वर्तमान में सरकार की विभिन्न रेस्ट्रिक्शंस के चलते अभी तक पूरे देश में हम केवल 40 से 45 लाख व्यापारियों को ही ऑपरेट करा पाए हैं। लेकिन ये 45 लाख व्यापारी भी लॉकडाउन के पहले दिन से, और आज 25वां दिन है, लगातार देश में सप्लाई चेन को इन्होंने मेंटेन करके रखा है। और आपने स्वयं देखा होगा कि पूरे देश में जरूरी वस्तुओं की कहीं पर भी कमी नहीं आई है और किसी भी प्रकार से दाम बढ़े नहीं है जी। तो और ये जो 40-45 लाख व्यापारी हैं, ये अपने परिवार से झगड़ा करके बाजार में जा रहे हैं, क्योंकि परिवार के लोग मना करते हैं, उसके बावजूद ये अपनी दुकान खोल रहे हैं। और सेफ्टी के सारे प्रिकॉशंस पहले दिन से ये भी ले रहे हैं और इनके कर्मचारी भी ले रहे हैं। लेकिन बहुत दुखद बात यह है कि सरकार ने अभी जो निर्णय लिया कि 20 अप्रैल से ई कॉमर्स कंपनियां नॉन एसेंशियल गुड्स की भी डिलीवरी करेंगी, वो मुझे लगता है कि सरकार का एक ऐसा फैसला है जिसको लेकर के देश भर के व्यापारियों में एक रोष है। एक तरफ जहां देश के 7 करोड़ व्यापारी अपना व्यापार बंद करके सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं, दूसरी ओर नॉन एसेंशियल कमोडिटीज की डिलीवरी ई कॉमर्स के माध्यम से शुरू हो जाए, तो ये एक तरीके से मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि ये उन व्यापारियों के साथ एक अनइवन लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की जाएगी, जिसके कारण से ई कॉमर्स कंपनियों को लाभ होगा। मैं आपको यहाँ ये कह देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन शुरू होने के पहले दिन से लेकर के अब तक ये सारी ई कॉमर्स कंपनियां ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए थे और एक भी ई कॉमर्स कंपनी ने एसेंशियल कमोडिटीज की डिलीवरी नहीं की है। ये हमारे व्यापारी थे जो छोटी छोटी दुकानें, यदि आपने भी सामान लिया होगा तो आपने अपने घर के नजदीक जो आपका ग्रोसर होगा, आपके घर के नजदीक जो फ्रूट और वेजिटेबल वाला होगा, आपने उससे सामान लिया होगा, आपने ऑनलाइन करके सामान वो नहीं मंगवाया होगा। तो ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री जी ने पीपुल्स मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने की बात कही है और इस समय हमारी पहली प्राथमिकता एसेंशियल कमोडिटीज को उपलब्ध कराने की है, ऐसे में सरकार का यह निर्णय कि नॉन एसेंशियल कमोडिटीज भी डिलीवर करी जाए, मुझे लगता है कि इस निर्णय पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। आज हमने इस बारे में प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी भेजा है।
तीसरी बात, पोस्ट कोविड की जो बात शुरू में आपने कही थी, तो हमने देश के 7 करोड़ व्यापारियों को ये मैसेज दिया है कि हमें हिंदुस्तान के जितने मार्केट है और जितने बाजार हैं, खोलने से पहले हम सभी बाजारों को सैनिटाइज करेंगे, पूरे तरीके से सैनिटाइज करेंगे। हमारा हर व्यापारी पहले अपनी दुकान को सैनिटाइज करेगा, उसके बाद हमने उसको कहा है कि वो मास्क भी लगाएगा, वो ग्लव्स भी पहनेगा और सैनिटाइजेशन की बोतल भी रखेगा। और पर जो भी प्रवीण कस्टमर खंडेलवाल जी, अगर अचानक से उसके तमाम चीजें खोल दी जाएं तो जो एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है लॉकडाउन से बाहर निकलने की, उसको तमाम विशेषज्ञ कहते हैं कि उसे स्टैगर करना चाहिए, आप धीरे धीरे स्टेजेस में खोल सकते हैं। तो अगर तमाम दुकानें खुल जाएंगी, नॉन एसेंशियल चीजें भी मिलने लगेंगी, तो वो भीड़ जो होगी उस पर काबू पाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा। नगमा, यही मेरा सवाल है कि आज नॉन एसेंशियल कमोडिटीज को डिलीवर कराने की कोई जरूरत नहीं है। आज बुनियादी जो हमारी जरूरतें हैं केवल वही हम पूरी कर लें तो एक अच्छी बात होगी। और मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि स्टैगर्ड हम सरकार को ये सुझाव देने जा रहे हैं कि मार्केटों के भी टाइमिंग्स कर दे कि सुबह 6 घंटे ये दुकान खुलेंगी, सुबह 6 घंटे ये दुकान खुलेंगी, उसके बाद 6 घंटे ये दुकान खुलेंगी जी, ताकि एक वक्त में लोग ज्यादा ना आए। कमल जी जो पीवीआर पिक्चर्स के सीईओ हैं, कमल जी आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी, पहले तो मैं प्रवीण जी की कुछ हद तक बात से सहमत हूँ और मैं सराहना करना चाहूंगा कि जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, उन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और एक रीजन कि ये पूरी कंट्री 25 दिन लॉकडाउन पूरा देश अच्छे तरीके से संयम के साथ निभा पाया है, वो इसीलिए क्योंकि जो उनकी डे टू डे की एसेंशियल चीजें हैं वो उनको इजीली अवेलेबल हुई हैं। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि प्राइसेस बढ़े नहीं है और प्राइसेस को भी चेक में रखा गया है। मेरा जो एक डिफरेंस है प्रवीण जी से और जो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर के रूप में बोलना चाहूंगा वो ये है कि एसेंशियल क्या है, नॉन एसेंशियल क्या है। इसके लिए जो बैकड्रॉप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन के पीरियड में शुरू के टाइम पे एसेंशियल कमोडिटी है, खाने पीने की चीजें, मेडिकल और जो आपकी डे टू डे और बाकी रोजमर्रा की चीजें वो एसेंशियल है। पर पूरे देश के अंदर वैसे भी हमारा देश मूवीज को लेके, फिल्म्स को लेके, क्रिकेट को लेके काफी ज्यादा शौकीन रहा है। और ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पूरे देश के अंदर एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल, लॉकडाउन पीरियड और जो अर्थव्यवस्था में हो रहा है, जिस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था एक तरह से स्टैंड स्टिल पे आ गई है, एकदम रुक गई है। लोगों की कमाइयों पे, लोगों के बिजनेसेस पे, व्यवसाय पे काफी फर्क पड़ रहा है। ऐसे टेंस माहौल में आई थिंक लोगों को एंटरटेनमेंट रिलीफ देना, क्योंकि एक चीज जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं सिनेमा लाइन से हूं, यही चीज जो मैं बोल रहा हूं वो रेस्टोरेंट्स के लिए, हॉलीडेज के लिए, ट्रैवल के लिए, सबके लिए अप्लाई करता है कि लॉकडाउन में एक चीज जो लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो उनके कम्युनिटीज हैं, जो उनके सोशल एक्सपीरियंसेस हैं, जो घर के बाहर उनके सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लोग उसको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चार दीवारी के अंदर पिछले 25-30 दिन, डिपेंडिंग ऑन आपकी सिटी के अंदर है, 25 से 30 दिन से बंद पड़े हैं। और लोगों में ये काफी ज्यादा एक तो नीड भी है क्योंकि टेंशन, एंजाइटी लेवल बहुत हाई है, अनसर्टनिटी लेवल बहुत हाई है। तो ऐसे टाइम पे मैं कहूंगा कि जो एंटरटेनमेंट की सहूलियत है, F&B, फूड एंड बेवरेज के जो रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे मॉल के अंदर हो या बाहर हो, उनको जल्दी से जल्दी खोलना, मैं ये कहूंगा कि उनको लास्ट फेज में ना खोल के फर्स्ट फेज, अगर फर्स्ट फेज थोड़ा टफ है तो मे बी सेकेंड फेज में खोलना अनिवार्य है, क्योंकि लोगों को रिलैक्सेशन, रिलीफ की इस समय बहुत जरूरत है। जी, पर कमल जी ये चैलेंज भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। मैं समझ रही हूँ कि ये किसके लिए क्या एसेंशियल है क्या नहीं। जिन लोगों के पास खाने पीने की दिक्कत नहीं है वो अब रिलैक्सेशन और एंटरटेनमेंट की सोच रहे हैं, पर जहाँ पे खाने पीने की मुश्किल है उनको पहले बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, ये ज़रूरी है उनके लिए। बहरहाल अगर आप इन तमाम चीज़ों को अब खोलने का देखें अभी के स्टेज में, जहाँ पर लॉकडाउन कम भी होता है, ख़त्म भी होता है, तो ज़रूरी नहीं है ये, और ये कतई नहीं होगा कि वायरस
वायरस का इन्फेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाए। वैसे भी चुनौती बहुत बड़ी है। संचित गौरव, अब जब सोमवार से और ढिलाई और तमाम नॉन एसेंशियल चीज़ें भी डिलीवरी की जाएंगी, यानी कि जो होम डिलीवरी है उस पर जो प्लेटफॉर्म है वो और बढ़ने वाला है। अब सिर्फ एसेंशियल फूड आइटम्स ही डिलीवर नहीं होंगे, और चीज़ें भी डिलीवर होंगी। ऐसे में ये चुनौती और ज़्यादा बढ़ती है, सुरक्षा की चुनौती और ज़्यादा बढ़ती है। लोगों को भी एहतियात बहुत बरतना होगा, क्योंकि सब लोग लॉकडाउन में घबराए तो हैं, इतनी चीज़ें आएँ और हम आज़ाद हो जाएं, ये सब सोच रहे हैं। पर अभी इन्फेक्शन तो है और उसमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म खुलता है डिलीवरी का, तो चुनौती कैसे भी बढ़ती हुई आप देखते हैं इन चीज़ों को मेंटेन करने की, कि हाइजीन मेंटेन हो, आपके तमाम एहतियात लिए इसमें बरते जाएं। नगमा, मैं सहमत हूं प्रवीण जी से, जो उन्होंने बोला कि जब ये लॉकडाउन के बाद जो चीजें खुलेंगी उनको प्रॉपर सैनिटाइज फ्यूमिगेशन करना चाहिए, वो जरूरी है। और जैसे अभी मंडे से लॉकडाउन खत्म होती है, जैसे एसेंशियल नॉन एसेंशियल चीजें होती हैं, तो बेसिकली ये चीजें जहां से आए, जहां से ये स्टार्ट हो प्रोडक्शन, किसी दुकान से, किसी व्यापारी के पास से, वहां से ये सुरक्षा इसको करनी पड़ेगी, इसको सैनिटाइजेशन फ्यूमिगेशन करके हर एक प्रोडक्ट को निकालनी पड़ेगी। और जो भी इस डिलीवरी से जुड़े हुए हैं, जो भी, जैसे हमारे डिलीवरी पार्टनर हैं या हमारा एक व्यापारी है जो दुकान खोल के बैठा है, वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को एक सुरक्षा रखनी पड़ेगी अपने आप में, अपने स्टाफ को, कि वो हमेशा मास्क पहने, सैनिटाइजर्स यूज करे, और उनके जो भी ऑफिसेस, प्रीमाइसेस या दुकानें हैं उनको प्रॉपर सैनिटाइज करके रखें, ताकि ये वायरस फैले नहीं। और ये लॉकडाउन खत्म होने का ये मतलब नहीं होता है कि ये वायरस खत्म हो गए, वायरस फिर भी है हमारे पास। लॉकडाउन हमारी सरकार ने अनुमति दी है और ये कह रहे हैं लॉकडाउन खत्म होना है, जिससे हमारी डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक सॉल्व हो जाए। बट एक्चुअली ऐसा है नहीं कि लॉकडाउन खुल जाने से वायरस खत्म हो रही है। तो हम एक दूसरे को एजुकेट करना चाहिए कि ये लॉकडाउन खत्म हो रही है, लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज है उसको कैसे सुरक्षित रखना है, हम लोग को कैसे सुरक्षित रखना है, ये वायरस से कैसे बचना है, ये खुलने के बाद भी, लॉकडाउन खुलने के बाद भी हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि लॉकडाउन खत्म हो रहा है, वायरस खत्म नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। प्रवीण खंडेलवाल जी, आप लोग एक आखिरी 1-2 सवाल आप तमाम लोगों से मैं इसके ऊपर रिएक्शन चाहती हूँ कि अर्थनीति का चक्का जाम है, बिल्कुल आदमी लॉकडाउन है, साथ साथ आपकी इकोनॉमी जो है या काम धंधा वो सब लॉकडाउन है। उन तमाम लोगों के लिए जो सैलरीड सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, जिनके अपने छोटी छोटी बिजनेसेस हैं, दुकानें हैं, एसेंशियल आइटम्स जहाँ हैं वो तो फिर भी चल रहा था, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है, तो बहुत बड़ा नुकसान है एक तो, और उससे उबरने में बहुत समय लगेगा। इसलिए एक मदद की भी हमने एफडीआई के मामले में सरकार के फैसले अभी देखे हैं कि किस तरह से सेल्फिश खरीद ना हो, इसके लिए सरकार ने एक तरह से रोक लगाई है। पर सुझाव या कोई मदद या क्या मांगे आपकी होंगी? प्रवीण खंडेलवाल जी, आपसे शुरू करना चाहती हूँ। नगमा जी, आपने बहुत ही तर्कपूर्ण सवाल पूछा है। सबसे बड़ी हमारी जो कंडीशन ये है कि पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, और लॉकडाउन शुरू होने से भी लगभग 12-15 दिन पहले कोरोना के डर के कारण बाजार के अंदर व्यापार नहीं था। और ऐसे में जब पोस्ट कोविड जब हम आएंगे जिस सिचुएशन में, तो सबसे उस वक्त हमारे पास में पैसा नहीं होगा, किसी भी व्यापारी के पास में पैसा नहीं होगा, और लगभग मनी के रोटेशन में मेरा अपना मानना है कि लगभग 2 महीने का समय लगेगा मार्केट में मनी के रिवॉल्व होने में। ऐसे में हमें सैलरी भी देनी है, हमें टैक्सेस भी पेमेंट करने हैं, हमें बहुत सारे काम करने हैं। तो हमने सरकार से ये कहा है कि सरकार छोटे व्यापारियों के लिए एक स्टिमुलस पैकेज लेकर के आए। उस पैकेज में जो सैलरी हम दे रहे हैं उसमें सरकार हमको सहायता दे। हमारे ऊपर जो बिजली के और गैस के जो फिक्स चार्जेस लगे हुए हैं, फिक्स चार्जेस को हटाया जाए, और बैंकों से हमें जो टोटल हमारी 18-19 की जो टर्नओवर है उसका 20% का पैसा हमको बैंकों से दिया जाए, बहुत मिनिमम ब्याज पर या बिल्कुल किसी ब्याज पर, और उस पैसे को एक कोरोना कैश लोन का नाम दिया जा सकता है, जिसकी किस्त 60 किस्तें उसकी हो, जो जनवरी 2021 से शुरू हो। तो यदि सरकार का इतना सहयोग हमको मिल जाता है, और हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसमें थोड़ा सरकार सहयोग करती है, थोड़ा हम करेंगे,
तो कुल मिलाकर के हम इस देश का 45 लाख करोड़ रुपए का जो सालाना बाजार है, हम उसको जिंदा रखने की उम्मीद कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरा अपना अनुमान है कि लगभग 20% व्यापारी बैंकरप्ट हो जाएंगे और लगभग 10% व्यापारी जो उन पर आश्रित हैं वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो मुझे लगता है कि सरकार से लगातार हमारी बातचीत चल रही है, सरकार भी इस बात को लेकर के संवेदनशील है। तो एक स्टिमुलस पैकेज, बहुत जोर सरकार पे ना पड़े, लेकिन एक स्टिमुलस पैकेज व्यापारियों के लिए हमें बहुत आवश्यक है। यदि वो मिलता है तो इस देश के रिटेल व्यापार को हम वापस दोबारा एक ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं और 45 लाख करोड़ रुपए का जो हमारा सालाना व्यापार है उसको और बढ़ा करके 50-55 लाख करोड़ तक कर सकते हैं। जी, तो इसके लिए आप स्टिमुलस पैकेज की जरूरत है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो उसको भी बहुत बड़ा झटका लगा है इसमें, क्योंकि ज्ञानचंदानी साहब, एक तरह से तमाम चीज़ें बंद हैं, इवेंट्स बंद हैं, सिनेमा बनना बंद है, नई रिलीजेस होल्ड पर हैं। तो यहाँ इस सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जाहिर है कि ये एसेंशियल सेक्टर नहीं है, ये बाद में देखा जाएगा, पर इससे उभरने में काफ़ी समय लगेगा। और कितना बड़ा नुकसान इस सेक्टर में हुआ है? नगमा जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी विदेश, ये कोरोना वायरस का एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये पूरे विश्व में हर कंट्री में मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज में ये समय इन्फेक्शन चल रहा है। और लगभग जितने भी बड़ी कंट्रीज हैं जिनका नाम हम रेगुलरली सुनते रहते हैं, चाहे यूएसए हो, चाहे यूरोप की अलग अलग कंट्रीज हो, चाहे एशिया में जापान हो, छोटी कंट्रीज जैसे थाईलैंड हो, ताइवान हो, हर एक कंट्री ने अपने जीडीपी का 5 से 10% का एक रिलीफ पैकेज बिजनेसेस के लिए अनाउंस किया है। जिनकी इकोनॉमी बढ़ी है, जिनकी अर्थव्यवस्था बढ़ी है, उनके पैकेजेस बढ़े हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था छोटी है उनके पैकेजेस छोटे हैं। अगर मैं एंटरटेनमेंट बिजनेस की बात करूं, और मैं स्पेसिफिकली जो फिल्म का व्यवसाय है, जिसे हम फिल्म एंटरटेनमेंट बिजनेस बोलते हैं जी, अगर मैं उसकी बात करूं, सिनेमा का जो बिजनेस है सालाना करीब 11 से 12 हजार करोड़ का इंडिया में बिजनेस है। ये 11 से 12 हजार करोड़ पूरे फिल्म बिजनेस का 60% है। जी। यानी जो टोटल बिजनेस है वो 19 से 20 हजार करोड़ है। 9,000 सिनेमाज हैं जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, और इंडिया में सिनेमाज की तादाद बहुत कम है। कमल जी, माफ कीजिएगा, ये बहुत बड़ा घोटाला, मतलब घाटा है, ये बात साफ है, और इसमें भी मदद की जरूरत है। मेरे पास इतना ही, लेकिन अभी समय है, इस पर हम चर्चा आगे के दिनों में जारी रखेंगे। कुल मिलाकर जो बिजनेसेस हैं अलग अलग तरह के, उनको स्टिमुलस की जरूरत है अगर अर्थनीति में दोबारा जान डालनी है। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग में शामिल होने के लिए।